एक तरफ आनंद मोहन है, दूसरी तरफ मनोज झा और उनके समर्थक हैं लालू यादव भी अब मनोज झा के साथ नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा? मनोज जी जिन्होंने इस कविता को पढ़ा, इसमें कहीं भी जाति की भावना नहीं है। ठाकुर जो सरनेम है उसके बारे में भी आप जानते हैं कि विभिन्न लोग ये सरनेम रखते हैं। और संत कबीर का जैसे एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक समय आएगा मैं रौंदूंगी तोए। पुरानी फिल्मों को देखिए तो देखिएगा कि गांव के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है कि एक जमींदार है और वो लोगों का शोषण करता है, एक सूदखोर है जो लोगों का शोषण करता है। ये मानसिकता किसी दलित में भी हो सकता है, किसी ब्राह्मण में भी हो सकता है, किसी भूमियार में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरजेडी में घमासान है। आनंद मोहन और प्रोफेसर मनोज झा के बीच में जो पूरी लड़ाई हो रही है, कह सकते हैं आनंद मोहन जिस तरीके से मनोज झा के ऊपर आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्या आरजेडी को आने वाले समय में नुकसान पहुंचाएगा? मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद आपके पार्टी के विधायक भी हैं, आरजेडी के विधायक भी हैं, मनोज झा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद आरजेडी में चल रहा है और ब्राह्मणवाद को खत्म करना होगा। देखिए, इससे पहले कि इस चार्ज पर आए, जो बेसिक मुद्दा जो उठाया गया वो कि इस कविता में जो ठाकुर शब्द का इस्तेमाल है वो जाति सूचक है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ये जो कवि जिन्होंने लिखा और मनोज जी जिन्होंने इस कविता को पढ़ा, इसमें कहीं भी जाति की भावना नहीं है। ये एक सामंतवादी मानसिकता को दर्शाने का उद्देश्य था और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन बिल था। आप देखिए, हमारे भारतीय परंपरा में बहुत लंबे समय से जो गीतकार हैं, इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, वो लोग जब प्रगतिशील गूढ़ विचार जनता के सामने रखते हैं तो प्रतीकों का, बिंबों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बात आम जनता को, जनमानस को अच्छी तरह समझ में आए। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। कबीर से बड़ा प्रगतिशाली कोई कवि नहीं हुआ है। और संत कबीर का जैसे एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक समय आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तो यहाँ जो कुम्हार शब्द का इस्तेमाल है, इसको किसी जाति या किसी पेशे से नहीं लेना देना है। कबीर लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ये ज़िंदगी में सबको मिट्टी में मिलना है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। इसी तरह से जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनवादी साहित्य काफ़ी ज़ोरों से उभरा और उसके पहले प्रेमचंद की विरासत थी, निराला की विरासत थी और इस दौर में बाबा नागार्जुन जो हमारे बिहार के ही हैं, नामवर सिंह बड़े नामी प्रोफेसर भी रहे और समालोचक भी रहे। तो इन लोगों ने प्रगतिशील विचारधारा को बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से जनता के सामने रखने की कोशिश की। जैसे आप कई बार पुरानी फिल्मों को देखिए तो देखिएगा कि गांव के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाता है कि एक जमींदार है और वो लोगों का शोषण करता है, एक सूदखोर है जो लोगों का शोषण करता है। तो इसको कहीं भी किसी जात से जोड़ने वाले, ये एक व्यवस्था की बात थी। और चूंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था, जमींदारी की व्यवस्था उस समय ख़त्म हो रही थी, तो ये गांव में एक माहौल था। तो ये जो बात कही गई है, ये इस संदर्भ में लेना चाहिए कि सामंतवादी जो मानसिकता है उसको जन्म से कोई संबंध नहीं है। ये मानसिकता किसी दलित में भी हो सकता है, किसी ब्राह्मण में भी हो सकता है, किसी भूमियार में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। कोई भी जो अपने आप को
एलीट समझने की कोशिश करता है, कुछ लोगों को लगता है कि हमको विरासत में बहुत कुछ मिली है। तो देखिए, हमारा जो संविधान है, उसके जो निर्माता थे, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की एक ऐसा आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें ना कोई शोषक रहेगा, ना कोई शोषित रहेगा। लेकिन आपके पार्टी के भीतर लड़ाई बढ़ चुकी है। एक तरफ आनंद मोहन है, दूसरी तरफ मनोज झा और उनके समर्थक हैं लालू यादव भी अब मनोज झा के साथ नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा? देखिए, आरजेडी में इस बात में कोई गलत फहमी नहीं है, और जो आरजेडी की विचारधारा रही है वो आज से नहीं, जिस दिन आरजेडी का जन्म हुआ था, आरजेडी का जन्म हुआ था एक समता मूलक समाज को स्थापित करने के लिए। और आज हमारे नेता तेजस्वी जी A to Z राजनीति की बात करते हैं, बार बार दोहराते हैं कि हम जात की नहीं जमात की राजनीति करना चाहते हैं, और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक नया बिहार का जो उनका सपना है, जिस पर वो लगातार। तो कैसे नया बिहार बनेगा? कैसे? पार्टी में लड़ाई है, ब्राह्मण राजपूत हो रहा है। नहीं, ब्राह्मण राजपूत ऐसा कोई विवाद पार्टी के अंदर नहीं है। पार्टी में कोई ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। और जहाँ तक इस कविता का संदर्भ है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी राय रखी है, और उनके बोलने के बाद इस पर कोई और चर्चा करने का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। आनंद मोहन से क्या आप बोलिएगा? देखिए, मैं कभी भी किसी व्यक्ति पर, आप जानते हैं, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुद्दों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, और जैसा मैंने कहा कि ये मुद्दा जो है ये इसलिए है क्योंकि लोग इसका मूल अर्थ शायद नहीं समझ पाए हैं, और मैं आपके द्वारा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कबीर ने अपनी बात में एक कुम्हार शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही अगर ये ठाकुर शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वो एक मानसिकता को लेकर हुआ है, और इसमें कहीं भी किसी जाति का लेना देना नहीं है। और ठाकुर जो सरनेम है, उसके बारे में भी आप जानते हैं कि विभिन्न लोग ये सरनेम रखते हैं। तो ये सिर्फ जो कवि है उसने अपनी सुविधा के लिए एक प्रतीक बनाया। और चूंकि मनोज झा जी बोल रहे थे राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर, और उनका जो मांग था, जो हमारी पार्टी का मांग है, जो इंडिया गठबंधन का मांग है कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस देश की महिलाएं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एक ही स्तर पर नहीं हैं। इसमें विषमताएं हैं, और इन विषमताओं को पाटने के लिए जो महिला आरक्षण है, इसमें जातिगत आरक्षण का समावेश होना चाहिए। और इसी बात को मजबूती से रखने के लिए मनोज जी ने इस कविता का इस्तेमाल किया कि कैसे समाज में विषमता है। बीजेपी तो इसे हाथ में लोक लिए है, आप लोग घिरते नजर आ रहे हैं। हम लोग घिरते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, और घिरने की कोई वजह भी नहीं है। देखिए, बीजेपी तो विभाजन की राजनीति करती है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो। बीजेपी 9.5 साल में जनता के जो ओरिजिनल जो मुद्दे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो जाति ज़िंदगी में जनता को जो ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, भ्रष्टाचार की हो, और ये समाज के हर वर्ग को असर कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग इसमें घाटे में है और कोई एक वर्ग फ़ायदे में है। तो हर वर्ग दुखी है, एक्सेप्ट जो एक बहुत छोटा सा पूंजीपति वर्ग है जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसके धन में, मुनाफा में हर दिन इजाफा हो रहा है। 24 में हरा दीजिएगा बीजेपी को। देखिए, जनता ने मन बना लिया है, और आप
हाल के जो चुनाव जहाँ भी हुए हैं, चाहे वो यूपी के बाई इलेक्शंस हो, अंतिम जो बाई इलेक्शन घोसी का हुआ था, या जो 7 विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके परिणाम को देखिए, कर्नाटक के परिणाम को देखिए, यूपी में जो पंचायतों में जो चुनाव हुआ, जो पूरे यूपी के स्तर पर हुआ, तो वहाँ पर क्या माहौल रहा, किस तरह से विजय प्राप्त की। और अभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो 3 मुख्य राज्य है अभी, जो उत्तर भारत के राज्यों की बात करें, तेलंगाना में भी है, तो बीजेपी में से भगदड़ मची हुई है। रोज वीडियो आ रहा है कि प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, बीजेपी के नेताओं के चुनावी रैली में सीटें खाली हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जो इतने शीर्ष नेता हैं, उनको जब टिकट दिया गया तो उन्होंने जनता के सामने बोला कि मैं गणेश भगवान को सामने देखकर बोल रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। आपने देखा कि महिला आरक्षण पर उमा भारती जी, जो इतने श्रेष्ठ नेता हैं बीजेपी की, इतना मुखर होकर आरक्षण की बात कर रही हैं। तो बीजेपी तो खुद ही एक बहुत ही मजबूत अंतर्कलह से गुजर रहा है, और 24 के चुनाव आते आते बीजेपी की अंदरूनी स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि एक बहुत ही कमज़ोर बीजेपी 24 के चुनाव में उतरेगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ।